अभी तक जाग रहे हो, सोए नहीं? आशान सुभान के रूम में उससे बात करने के गर्ज से आया तो उसे रूम के टेरेस पर खड़ा दिखाई दिया। आशान चलता हुआ वहीं आ गया। नींद नहीं आ रही थी यार, सुभान ने तारों को देखकर जवाब दिया। नींद नहीं आ रही थी तो यकीनन किसी की याद आ रही होगी, और जिसकी याद में तुम यहाँ खड़े होकर तारे गिन रहे हो उसका एड्रेस मुझे मालूम है। मगर क्या है ना, एक छोटा सा काम तुम्हें मेरा भी करना होगा। आशान के बोलने की देर थी, सुभान ने उसकी तरफ मुड़कर बेसाख्ता उसको शानों से पकड़ा। सीरत से मिले हो तुम काशी? कैसी है वो और कहाँ है? प्लीज मुझे बताओ। कितना परेशान था वो जब से उसने सीरत के बारे में सुना था। वो यही सोच रहा था आखिर कहाँ ढूंढे उसे। धीरज मेरे भाई, आराम से। यार तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेकरार निकले, काशान ने उसकी हालत को देखते हुए कहा। फिर अपनी और सीरत की कल वाली मुलाकात के बारे में सुभान को बताया और साथ ही उसका एड्रेस भी दिया। मगर अभी भी सोच लो, पहले वो गुर्राने वाली बिल्ली थी और अब तो पंजे भी रखती है। काशान ने मुस्कुराते हुए सुभान को आगाह किया। सुभान आसमान की तरफ देखते हुए खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि उसे सीरत के बारे में इल्म तो हुआ। तुम्हें नहीं मालूम काशी, वो कितनी बेवकूफ़ है, पता नहीं क्या करती फिर रही है, सुभान ने ताज्जुब से कहते हुए नफ़ी में सर हिलाया। मुझे तो ये सब बचपन से मालूम था, मैंने तुम्हें कहा था, नासिर की बेटी है, एक दिन बहुत आगे जाएगी। काशान ने हंसते हुए पॉकेट से सिगरेट निकाली और लाइटर निकालकर सिगरेट सुलगाने लगा। चोरी नहीं, तुमने सिगरेट पीना अच्छी आदत नहीं है ये काशी, सुभान ने उसको देखते हुए कहा। आदतें अच्छी हो या बुरी, उन्हें जाते जाते वक्त तो लगता है, काशान चांद को देखते हुए कहने लगा। अच्छा तुम बताओ, क्या कह रहे थे थोड़ी देर पहले? कौन सा काम पड़ गया है तुम्हें? किसी चीज की जरूरत है या कुछ चाहिए? सुभान ने काशान की तरफ देखकर पूछा। काशान अभी भी चांद को ही देख रहा था। सिगरेट का धुआं मुंह से खारिज करता हुआ बोला, हाँ रिनम चाहिए मुझे, शादी करना चाहता हूँ मैं उससे। काशान ने फौरन अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर सुभान बिल्कुल ही चुप हो गया। अच्छी लगने लगी है वो मुझे सूबी, बिल्कुल इस चांद की तरह। इसकी चमक मुझे अपनी तरफ खींचती है। मेरे दिल के हर कोने को रोशन कर दिया है इस चमक ने, मगर वो इस चांद की तरह मुझसे कोसों दूर भी है। काशान चांद को देखकर बातें कर रहा था जबकि सुभान उसको देखे जा रहा था। मैं जानता हूँ आंटी अंकल कभी ऐसे शख्स जिसका माजी तारीख हो उसे अपनी बेटी नहीं देना चाहेंगे। भला ऐसे शख्स को कौन अपनी बेटी देना चाहेगा जो कत्ल के जुर्म में जेल काट कर आया हो। मगर फिर भी मैं क्या करूँ सूबी, जाने अनजाने में मेरा दिल इस चांद को पाने की ख्वाहिश कर बैठा है, और मुझे लगता है ये ख्वाहिश मेरी तुम पूरी कर सकते हो। प्लीज़ मेरी बात को आंटी अंकल के बेटे की तरह नहीं, मेरे भाई बनकर सोचना, आराम से। सिगरेट का टुकड़ा फेंकता हुआ वो सुभान के कंधे पर अपना सख्त हाथों का दबाव डालकर वहां से चला गया। अब सुभान दोबारा अकेला खड़ा उस चांद को देख रहा था। उसका भाई उसे सीरत के मसले से निकाल कर दूसरे मसले में उलझा गया था। काशान सुबह नाश्ते की टेबल पर आया तो रेनम बेरूज से कहीं जाने की जिद कर रही थी। वो सबको सलाम करता हुआ रेनम पर सिरसरी नजर डालकर नाश्ते के लिए चेयर पर बैठ गया। रेनम, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, करीम ने परसों की छुट्टी मांगी है। बाबा रात में कार ड्राइव नहीं कर सकते और मेरी कल और परसों नाइट शिफ्ट है। वैसे भी तुम्हारे सेमेस्टर हैं अगले हफ्ते से, दोस्तों की मंगनियां अटेंड करना छोड़ो और पढ़ाई पर तवज्जो दो। सुभान रेनम को बहरों से जिद करता देखकर उसे संजीदगी से टोकते हुए बोला। वो शाज़ो नाज़रीन ने रेनम को कोई बात पर डांटता था, मगर जो बात मना कर देता था उसका मतलब था कि अब उस काम का रेनम बिल्कुल ना सोचे। रेनम को लगा अब वही यशल की मंगनी में नहीं जा पाएगी, इसलिए मुंह लटकाकर चुप करके नाश्ता करने लगी। अगर कोई मसला है तो मैं छोड़ देता हूँ रेनम को, परसों मैं फ्री होऊंगा। रेनम की उतरी हुई शक्ल देखकर काशान ने चाय का कप थामे अपनी बात मुकम्मल की और चाय का घूंट भरा। रेनम समेत सब सर उठाकर वो देखने लगे। अरे नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेनम के तो आए दिन कहीं ना कहीं के प्रोग्राम बनते हैं, और वैसे भी सुभान ठीक कह रहा है, इसके सेमेस्टर भी अभी स्टार्ट होने वाले हैं। बहरूज ने सहूलत से मना करते हुए कहा। खैर परेशान होने की तो कोई बात नहीं है। सोबी ने अपनी और आपकी ना जाने की वजह बताई, मैं फ्री था तो इसलिए जाने की पेशकश कर दी। काशान ने कंधे उचकाकर कहा और दोबारा नाश्ता करने लगा। ठीक है काशान, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम फिर रेनम को छोड़ आना और लेकर भी आ जाना, तुम भी तो घर के फर्द हो। यसरा के बोलने पर सुभान और बहरोज यसरा को देखने लगे, जबकि रेनम ने जोर से चहकते हुए यसरा को देखकर थैंक्स कहा। फिर उसकी नज़र काशान पर पड़ी।
वो उसके खुश होने पर उसको स्माइल देते हुए देख रहा था। काशान के देखने पर रिनम के लब सिकुड़े और दोबारा अपना नाश्ता करने लगी। काशी, रिनम को बहुत एहतियात से छोड़कर और लेकर आना। आजकल हालात ठीक नहीं है, ख्याल रखना इसका। सुबान काशान को देखकर कहने लगा तो काशान सर हिलाकर ऑफिस के लिए निकल गया। और मिस्टर काशान, कैसे हैं आप? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको किसी तरह की ऑफिस में? माया 15 दिन के बाद अपनी मदर के पास से पाकिस्तान वापस लौटी थी और ये 15 दिन काशान ऑफिस में बड़ा रिलैक्स था क्योंकि उसे माया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और किसी ने तो नहीं, मगर काशान ने नोट किया था वो उससे काफ़ी फ्री होकर बात करती थी, इसलिए वो उसे अजीब चिपकू टाइप लड़की लगती। के बरखिलाफ उसके वालिद शकीब साहब अच्छे नेक इंसान थे जिन्होंने उसे अपने ऑफिस में उसका काम देखते हुए मैनेजर के ओहदे पर फाइज किया और साथ ही पुरकशिश सैलरी भी उसको पे कर रहे थे। माया को वो बहुत हद तक शकीब साहब की वजह से बर्दाश्त कर रहा था। नो मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और प्रॉब्लम होगी भी तो मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने का आदी हूँ, आप टेंशन नहीं लें। ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं, इन्हें देख लें, कल की मीटिंग में इसको डिस्कस किया जा सकता है। पाशान ने बेकार बातों को नज़रअंदाज करते हुए फाइल उसके सामने बढ़ाते हुए कहा, और काम की बात? जी ये तो मैं देख लेती हूँ, मगर आप पहले मुझे ये बताएं आज शाम में आप बिजी तो नहीं? माया ने फाइल एक अदा से थाम कर साइड पर रखी और अपने दोनों हाथों की कोहनी टेबल पर टिकाकर हाथ थोड़ी के नीचे रखते हुए बोली, पॉइंट्स की डिस्कशन ज़्यादा ज़रूरी थी, अगर आप वो मुझसे डिस्कस कर लेती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता। खैर, ऑफिस टाइम के बाद मैं कहीं नहीं जाता। काशान ने बेजारियत शो करते हुए उसे जवाब दिया और उसके यूं बेजार होना माया को पसंद नहीं आया। ये ऑफिस की बातें, मीटिंग की बातें तो होती रहेंगी, मुझे आपसे कुछ दूसरी ज़रूरी बातें करनी है। आज आप मेरे साथ डिनर कर रहे हैं, होटल में बुक कर लेती हूँ। माया ने कॉन्फिडेंस से काशान को देखते हुए कहा, बात अगर ऑफिस के काम से रिलेटेड है तो आप ऑफिस आवर्स में ही कर लें, वरना फालतू बातों के लिए तो मेरे पास वक्त नहीं है। और रही बात होटल के डिनर की, तो इसके लिए माजरत, क्योंकि होटलिंग मुझे कुछ खास पसंद नहीं। उसकी बढ़ती हुई जरूरत को देखकर काशान ने दो टोक इनकार करके बात खत्म कर दी और रूम से निकल गया। दिखा लो नखड़े काशान अहमद, आना तो तुम्हें मेरे ही पास है। माया उसे बाहर जाते देखकर सोचती हुई मुस्कुरा दी। वो सारी क्लास अटेंड करके चंद मिनट पहले ही फ्री हुई थी, तब उसका मोबाइल बजा। वो करीम इतनी जल्दी आ गया? रिनम ने बैग से मोबाइल निकालते हुए सोचा, मगर अननोन नंबर को देखकर वो सोच में पड़ गई, कौन हो सकता है? रिनम, बाहर आओ जल्दी। कॉल रिसीव करते ही हेलो बोलने से पहले रिनम को अपने कानों में आवाज़ सुनाई दी। कौन बोल रहा है? रिनम ने नासमझी से पूछा। पाशान बात कर रहा हूँ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। पाशान ने कहकर कॉल काट दी। आज माया की वजह से उसका मूड खराब हो रहा था, मगर रिनम का ख्याल आते ही उसकी याद भी आई। करीम उसे यूनिवर्सिटी की टाइमिंग और रिनम का नंबर लेकर करीम को मना करते हुए वो खुद रिनम को यूनिवर्सिटी पहुंच गया। थोड़ी देर में उसे रिनम यूनिवर्सिटी के गेट से निकलती हुई नजर आई। रेड कलर की शर्ट कमीज के साथ हमरंग दुपट्टा गले में डाले, वाइट ट्राउजर पहनी वो उसे अपनी तरफ आती दिखाई दी। थोड़ी देर में करीम आता होगा मुझे लेने के लिए। काशान ने कार का दरवाजा खोला तो उसने खिड़की से झांकते हुए कहा, वो नहीं आएगा, उसे मैं मना कर चुका हूँ, कार में बैठो। काशान ने रिनम को देखते हुए जवाब दिया, मगर उसे आपने क्यों मना किया? रिनम ने हैरत से पूछा, सारी बातें इस गर्मी में तुम्हें यहीं खड़े होकर पूछनी है, कार में बैठो। काशान ने दोबारा संजीदगी से बोला नहीं बल्कि ऑर्डर दिया। रिनम थोड़ा हिचकिचाते हुए कार में बैठ गई। वैसे भी यशल की एंगेजमेंट में उससे उसी के साथ जाना था। आज सुबह ही तो सबके मना करने पर उसने ये इनायत रिनम पर की थी। रिनम के बैठते ही काशान ने कार स्टार्ट कर दी। कार में मुकम्मल खामोशी थी। काशान ने ड्राइविंग के दौरान रिनम पर नजर डाली। वो हाथ में मौजूद टिश्यू को बार बार उंगली में रोल कर रही थी। काशान समझ गया शायद वो नर्वस हो रही, पर ऐसे तो काम नहीं चलेगा, काशान ने सोचा। फिर कुछ ख्याल आने पर उसने कार घर से दूसरे साइड पर मोड़ी। हम यहाँ क्यों आए हैं? आइसक्रीम पार्लर के पास गाड़ी रोकी तो रिनम ने परेशान होकर काशान से पूछा, लोग यहाँ क्यों आते हैं? चलो उतरो गाड़ी से। काशान बोलने के साथ ही खुद भी कार का दरवाजा खोलकर उतर गया। नाचार रिनम को भी कार से उतरना पड़ा। आप नहीं खाएंगे आइसक्रीम? अपने सामने आइसक्रीम का बाउल देखकर रिनम ने झिझकते हुए काशान से पूछा, जो कि उसी को देखा जा रहा था। आइसक्रीम मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, तुम बताओ आइसक्रीम के अलावा तुम्हें और क्या क्या पसंद है? अजनबियत की दीवार गिराने के गर्ज से काशान ने उससे सवाल किया। मुझे बारिश में भीगना पसंद है, मूवीज़ देखना पसंद है, सिंगिंग, मामा के हाथ का चाउमीन, भैया के साथ बैडमिंटन खेलना और लॉन्ग ड्राइव, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग, शॉपिंग वगैरह वगैरह। और आपको क्या पसंद है? शायद दोस्ती का आगाज़ उनमें हो चुका था, इसीलिए रिनम ने आइसक्रीम खाते हुए उससे पूछा।
मुझे ये तुम्हारी आंखों का कलर पसंद है। काशान के संजीदगी से बोलने पर रिनम का मुंह में जाता हुआ चमचा वहीं रुक गया। वो चुप करके उसे देखने लगी। क्या हुआ? काशान ने दोबारा उसको नर्वस देखकर सवाल किया। घर चले? रिनम ने घबरा कर कहा। चलते हैं, आइसक्रीम खाओ पहले अपनी। काशान नरमी से उसको देखकर बोला। इस वक्त रिनम को रह रहकर काशान के नर्म लहजे और खुद से बातें करने पर हैरत हो रही थी। अब नहीं खाई जाएगी, रिनम ने टेबल को घूरते हुए बोला। अब क्यों नहीं खाई जाएगी? अब ऐसा क्या हो गया है? वो इसकी कैफियत से लुत्फ उठाता हुआ बोला। मामा वेट कर रही होंगी, मुझे मामा के पास जाना है। रिनम उसकी बातों और देखने के अंदाज से कंफ्यूज होने लगी। और शादी के बाद क्या होगा? मामा को क्या जहेज में लेकर जाओगी? काशान उसको देखता हुआ नरमी से पूछ रहा था। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मुझसे? रिनम ने अपनी हथेलियों में आई नमी को टिश्यू में जब्स करते हुए कहा। क्यों, तुम्हें ऐसी बातें अच्छी नहीं लग रही? काशान ने मुस्कुराहट छुपा कर उसको देखते हुए पूछा तो रिनम ने बगैर उसे देखे नफी में सर हिलाया। अच्छा तो फिर बताओ कैसी बातें करूं तुमसे? काशान की बात पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। काशान को लगा और वो उससे कुछ और बोलेगा तो वो यहीं बैठकर रोना शुरू कर देगी। चलो ऐसी वैसी बातें छोड़ो, काम की बात सुनो। 1 माह है तुम्हारे पास, या तो कुकिंग की क्लास ले लो या घर में कुक से खाना बनाना सीख लो। काशान की बात पर रिनम ने नजरें उठाकर काशान को देखा। मगर क्यों? सब आंखों में हैरत समाये उससे पूछा। इसलिए कि मुझे घर का बना हुआ खाना पसंद है। काशान कहने के साथ ही उठा तो रिनम भी उठकर उसके पीछे चल दी और उसकी बात पर गौर करने लगी। रूह अफ़ज़ा राहत जहाँ, बहुत जोर से प्यास लगी है। वो दोनों आइसक्रीम पार्लर से बाहर निकले तो 2 लड़के वहीं खड़े रिनम को देखकर हाँफने लगे। वो यकीनन रिनम के लाल कपड़ों को देखकर उस पर फिक्रा कस रहे थे। काशान को गुस्सा आने लगा। जाओ कार में बैठो। काशान ने रिनम को कार की चाबी देते हुए कहा। रिनम ने उसके चेहरे पर गुस्से के आसार देखे, चुप करके उसके हाथ से चाबी ली और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद काशान उन लड़कों के पास आया और आने के साथ ही फिक्रा कसने वाले लड़के के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। लड़का बिल्कुल झींगर सा था, जब ही एक थप्पड़ में नीचे गिर गया। कुछ तशफी हुई या और बुझाऊं तेरी प्यास? राह चलते आदमी ने काशान को पकड़ा। काशान अपना आप छुड़ाकर उससे पूछने लगा। वो लड़का माफी मांगता हुआ वहां से भाग निकला। काशान आकर गाड़ी में बैठा और कार स्टार्ट कर दी। घर आने तक रिनम ने किन अखियों से दोबारा काशान को देखा। उसके चेहरे पर सख्त तासुरात छाए हुए थे, जिसे देखकर रिनम ने उससे मुखातिब करने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर पहले वाली नरमी अब संजीदगी में हाइल हो गई थी। अगर वो अच्छे से बात करे तो शायद इतना बुरा भी ना लगे। रिनम कुन अखियों से उसको देखते हुए सोचने लगी। घर के पास कार रुकी तो रिनम कार से उतर गई। हाथ छोड़ो मेरा, वरना उल्टे हाथ का मुंह पर दूंगी, सीरत कांस्टेबल से कहते हुए उससे हाथ छुड़ाकर खुद पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुई, जहां सुबान उसे देखकर हैरान हुआ। वहीं सीरत सुबान को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर डबल हैरान हुई। ये देखें सर, आजकल की लड़कियां मर्दों से बराबरी करने के चक्कर में अब मर्दों की तरह पॉकेट मारने लगी हैं। कांस्टेबल ने सुबान को मुखातिब करते हुए कहा। बकवास कर रहा था वो आदमी। उसका वॉलेट नीचे गिरा हुआ था, मैंने उसे उठाकर देने की कोशिश की। सुभान को देखकर वो बगैर शर्मिंदा हुए ढिट्टाई से झूठ बोलने लगी। ओ बीबी, जितने पैसों का तुम आटा खरीद कर खाती हो उतना का मैं भी खाता हूँ। बेवकूफ़ समझा हुआ है क्या? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। कांस्टेबल ने सीरत को देखकर कहा। अगर अब तुमने मुझे चोर कहा तो मैं मुक्का मारकर तुम्हारी नाक तोड़ दूंगी। तमीज से बात करो, ये पुलिस स्टेशन है, कोई पहलवान का अखाड़ा नहीं। और तुम पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस वाले से बदतमीजी कर रही हो। सीरत के बोलने पर सुभान तेज आवाज में सख्त लेजा इख्तियार करते हुए बोला। सुभान को गुस्से में देखकर सीरत और कांस्टेबल दोनों ही चुप हो गए। ड्यूटी पर जाओ अपनी। कांस्टेबल पर सख्त निगाह डालकर सुभान ने उसे मुखातिब किया। वो सुभान को सल्यूट मारता हुआ वहां से चला गया। चलो। सुभान ने सीरत को देखकर इतना ही कहा और खुद पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। सीरत को भी उसके पीछे बाहर आना पड़ा। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? गाड़ी की तरफ बढ़ता देखकर सीरत ने सुभान को मुखातिब किया। सीरत, अपना मुंह बंद रखो और गाड़ी में चुप करके बैठो। मैं सीरत नहीं हूँ, बताया तो था उस दिन, समझ में नहीं आता तुम्हें? सीरत को 14 साल पहले उसका यूं अचानक बताए बगैर जाने पर गुस्सा तो था ही, उसे रिनम के साथ देखकर मजीद और गुस्सा आया था। और 3 दिन पहले काशान उसके घर आया था। यकीनन उसने अपने भाई को बताया होगा सीरत का, मगर वो उसे देखने तक नहीं आया। तो भला सीरत को क्या जरूरत थी उसे पहचानने की? तो तुम सीरत नहीं हो। सुभान ने अपनी तरफ का कार का दरवाजा बंद करके सीरत के पास आकर पूछा। तो क्या अब स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं? सीरत ने बोलकर सर झटका। तो ठीक है, आज चोरी के जुर्म में हवालात की हवा खाकर देखो फिर। सुभान ने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर अंदर ले जाने लगा। वो भी क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, पागल तो नहीं हो गए हो? सीरत अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली।
अब इनकार करो कि सीरत नहीं हो। सीरत का हाथ छोड़कर उसकी आंखों में झांकते हुए सुभान ने कहा, हाँ हूँ तो फिर? सीरत ने इतरा कर बोला तो सुभान ने अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोली। कार में बैठो। सुभान ने बोलते हुए ड्राइविंग सीट संभाली। सीरत भी आकर कार में बैठ गई। कार सीरत के फ्लैट के आगे आकर रुकी। सीरत दरवाजा खोलकर उतरी और फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ने लगी। सुभान ने भी उसकी पैरवी की। अब बताओ, इतने सालों बाद मिली हो, किस बात पर खफा हो? फ्लैट के अंदर दाखिल होकर सुभान ने उससे नर्म लहजे में दरियाफ्त किया। थोड़ी देर पहले आने वाला गुस्सा अब कहीं गायब हो गया था। अभी मैं ही बताऊं, तुम्हें कुछ नहीं मालूम? अब वो सुभान से शिकवा कुना नजरों के साथ कह रही थी। बताए बगैर वहां से नहीं गया था सीरत। उस दिन वो अपने घर पे मौजूद नहीं थी और ना ही तुम्हारे अब्बा। 1 हफ्ते बाद वापस आया था, सिर्फ तुम्हारे लिए। तब तक तुम लोग भी घर छोड़कर जा चुके थे। वो अब नरमी से वजह बताने लगा, जिस पर सुभान को लगा कि वो उससे नाराज होगी। 14 साल बाद तुम मुझे दिखे हो, वो भी किसी लड़की के साथ। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरी आंखों वाली हसीना जिसके हाथों से तुम बड़े मजे से सैंडविच सूस रहे थे? उसके नरमी से वजाहत देने पर सीरत को और भी शदीद गुस्सा आया। शायद उसे गुस्से ही इसी बात पर आया हुआ था, इसलिए वो उसका गिरेबान पकड़कर पूछने लगी, जिस पर सुभान को हंसी आ गई। वो रेनम है यार, बहन जैसी, बल्कि बहन ही है वो मेरी। सीरत का ये जलने वाला रूप सुभान को मजा दे गया। पक्का सिर्फ बहन है? सीरत अब भी मशकूक नजरों से उसे देखकर कंफर्म कर रही थी। पक्का, तुम्हारे सर की कसम। रुबान ने उसका हाथ अपने गिरेबान से हटाकर अपने हाथ उसके सर पर रखते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है मेरे सर की कसम खाने की। पता चला कल मैं ही मर जाऊं। सीरत ने उसका हाथ झटकते हुए कहा तो सुबान ने उसका हाथ पकड़ा। इतनी बेदबारी आ गई है 14 साल में। सुबान उसकी आंखों में झांकते हुए शिकवा करने लगा। काशी यहाँ पर 3 दिन पहले आया था, क्या उसने मेरे बारे में नहीं बताया तुम्हें? सीरत ने सुबान से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं 2 दिन से मुसलसल चक्कर लगा रहा हूँ घर में, तुम दिखती ही कब हो? और ये क्या करती फिर रही हो सीरत तुम? सुभान ने दोबारा वजाहत देने के बाद उससे शिकवा किया। क्या क्या करती फिर रही हूँ? झूठ बोल रहा था वो मोटा कांस्टेबल। सीरत साफ मुकर गई। सीरत प्लीज, कम से कम तुम मुझसे झूठ ना बोलो। और अगर मैंने तुम्हें अब कोई उल्टी सीधे काम करते हुए देखा ना। सुभान ने उसको वार्न करना चाहा, मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले सीरत ने अपने दोनों हाथ उसके आगे कर दिए। हथकड़ी लगाओगे ना तुम, पुलिस वाले जो बन गए हो? सीरत के बोलने पर सुभान ने उसके दोनों हाथों को थाम लिया। इससे पहले वो कुछ कहता, फ्लैट का दरवाजा खुला और नासिर अंदर आया। सुभान ने फौरन उसके हाथ छोड़े और सीरत एकदम से पीछे हुई। साहब, मेरी बच्ची ने कुछ नहीं किया, शक्ल देखो इसकी, चोट लगती है कहीं से, बहुत मासूम है मेरी बच्ची, हम बहुत गरीब लोग हैं, सफ़ेद पोश। नासिर ने अपने घर पुलिस को देखकर उसके आगे हाथ जोड़कर रोना शुरू कर दिया। वहीं सीरत ने अपना सर पकड़ लिया और सुभान तासुफ से नफ़ी में सर हिलाकर सीरत के अब्बा के ड्रामे देखने लगा। अब्बा अब्बा चुप हो जाओ, ये सूबी है अपना, वही पुराने मोहल्ले वाला सूबी, काशी का भाई। सीरत ने नासिर के पास आकर उसको आंखें दिखाकर चुप कराना चाहा। हाँ, याद आया सूबी, जवान हो गया है माशाल्लाह, और पुलिस भी बन गया है। यहाँ क्यों लेकर आई है इसको? नासिर ने मुस्कुरा कर मगर आखिरी जुमला सीरत के कान में सरगोशी करते हुए कहा, जिस पर सीरत नासिर को आंखें दिखाकर जबरदस्ती मुस्कुराई। बैठो तुम अब्बा के साथ, चाय बनाकर लाती हूँ। वो मुस्कुराकर सुबान से बोली और किचन में चली गई। आंटी रेनम को भेज दे बाहर, मैं कार में उसका वेट कर रहा हूँ। काशान ने युसरा को अपने रूम में आता देखा तो बोला, हाँ मैं तुम्हें यही बताने आई थी, येशन ने पार्लर से आते हुए रेनम को पिक कर लिया है, बस अब तुम्हें उसे लेने जाना होगा। युसरा ने मुस्कुराते हुए काशान को बताया, मगर युसरा की बात सुनकर काशान की पेशानी पर बल नमूदार हुए, जिसे वो फौरन छुपा गया। मगर आपने उसे इजाज़त क्यों दी? मैं छोड़ आता, सोबी ने मुझे एहतियात से उसे ले जाने और वापस लाने के लिए कहा था। काशान ने संजीदगी से बोला तो युसरा मुस्कुरा दी। उसे काशान का यूं रिनम की फिक्र करना अच्छा लगा। दरअसल येशली रिनम की एक ऐसी फ्रेंड है जिसके भरोसे हम रिनम को भेज देते हैं और किसी के साथ अलाउ नहीं करते। अब तुम उसे एहतियात से घर ले आना। युसरा के कहने पर काशान ने सर हिलाया और युसरा के रूम के जाने के बाद काशान ने लब भींच कर कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आओ फौरन। यशल के घर के बाहर गाड़ी रोके काशान ने मोबाइल पर कॉल मिलाकर रेनम को कहा, मगर मुझे तो अभी 1 घंटा हुआ है यहाँ आए हुए। रेनम ने अपने मोबाइल पर काशान की कॉल देखी तो सोच में पड़ गई। कॉल रिसीव की तो इसकी बात सुनकर आहिस्ता आवाज में एहतजाजन बोली,
सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें क्या कह रहा हूँ? फौरन बाहर आओ इस वक्त। काशान ने उसे डांट कर कहा और कॉल काट दी। थोड़ी देर बाद उसे घर के गेट से रिनम बाहर आती दिखाई दी और बेखुद सा होकर उसे देखने लगा। अपनी आंखों के हमरंग कपड़ों में वो कोई अप्सरा मालूम हो रही थी। काशान गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। वो बुझी बुझी सी चलती हुई इसके पास आई। काशान की नजरें भटक कर उसके गहरे गले और स्लीव से छलकते बाजुओं पर थी। दुपट्टा सही से लो और फौरन गाड़ी में आके बैठो। काशान ने अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए कहा। मगर अभी तो फंक्शन स्टार्ट हुआ है। रिनम ने काशान के तासुरात देखकर मनमनाते हुए कहा। क्या बोल रही हो, जरा फिर से बोलो। काशान ने नाजुक से बाजू को सख्ती से पकड़ते हुए इस्तफसार किया, जिस पर रिनम ने हैरत से उसको देखा। काशान के सख्त हाथों की उंगलियां अपने मुलायम से बाजू में गुड़ती हुई महसूस हुई तो रिनम को रोना आने लगा। वो चुप करके गाड़ी में बैठ गई। दुपट्टा खोल के लो, बाजू ढको अपने। काशान खुद भी गाड़ी में बैठता हुआ उसके गले में पड़े दुपट्टे पर तनकीदी निगाह डालते हुए गोया हुआ। काशान की नजरें दूधिया बाजू पर पड़ी, अपनी उंगलियों के निशानात पड़ गई, मगर वो इस वक्त तरस खाने के मूड में जरा नहीं था। रिनम ने पूरा दुपट्टा खोलकर अपने बाजुओं को ढका और आंखों में आई नमी को साफ किया। बाल बांधो अपने और लिपस्टिक भी साफ करो। काशान की आवाज पर रिनम ने एक बार फिर शिकवा भरी नजरों से उसे देखा। इससे काशान पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने उसकी तरफ टिश्यू बढ़ाया। रिनम चुप करके टिश्यू थाम कर अपने होठों को रगड़ने लगी और बालों का जूड़ा बना लिया। जूड़ा बनाते हुए वो यही सोच रही थी कि इतनी इंस्ट्रक्शन तो कभी बाबा और भैया ने भी नहीं लगाई थी। काशान ने कार स्टार्ट कर दी तो रिनम को मजीद रोना आने लगा। किस बात पर रोना आ रहा है तुम्हें? ऐसा क्या बोल दिया है मैंने? इस तरह के कपड़े का बंदा घर में पहन ले, अच्छा लगेगा? हर कोई नजर भर भर कर देखे, मुझे तो इस तरह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। काशान गाड़ी ड्राइव करते हुए उसे रोता हुआ देखकर संजीदगी से बोला। फंक्शंस में ऐसी ही ड्रेसिंग की जाती है, बाल खोलती है लड़कियां, मेकअप करती है। रिनम ने हिम्मत जमा करके अपने हक में बोलना चाहा। हाँ, मगर अभी तुम फंक्शन में नहीं, मेरे सामने हो, इसलिए बाल बनवाने और ये लिपस्टिक छुटाने का बोला। काशान ने ड्राइविंग करते सरसरी निगाह उसके रोई हुई आंखों पर डाली। बाल बनवाने और लिपस्टिक छुटवाने का भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। दिल अब भी उसके लिए बेईमान हुआ जा रहा था। काशान ने लंबी सांस खींची। मैं आपके सामने मेकअप नहीं कर सकती या बाल नहीं खोल सकती, मुझे तो इस बात का मतलब नहीं समझ आया। रिनम को रह रहकर फंक्शन अटेंड ना करने का मलाल हो रहा था। फिर काशान के नरम पड़ने पर वो मजीद हिम्मत करके बोली। अभी के अभी सारे मतलब समझाने वाले नहीं हैं, आगे जाकर इकट्ठे एक ही बार में समझा दूंगा सारे मतलब। की बार वो रिनम को देखने से गुरेज करके सामने ड्राइविंग करता हुआ बोला। नहीं, मुझे तो अभी जानना है इस बात का मतलब, आप बताएं मुझे। रिनम की बात पर काशान ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। रिनम को लगा जैसे वो मुस्कुराहट छुपा गया हो। रिनम मजीद झिंझलाई। अगर अभी मतलब समझाने बैठ गया ना तो यही कार ही में बेहोश हो जाना है तुमने। संजीदगी से बोलने के बावजूद उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। रिनम कलस कर रह गई। खाना खाया तुमने? काशान ने रिनम के ख्याल के घर से उसे पूछा। ऐसा मौका आपने आने ही कब दिया? दोबारा रिनम की जबान से शिकवा फिसला। काशान ने कार का रुख रेस्टोरेंट की तरफ किया। रिनम ने हैरत से इस धूप छांव के मिजाज जैसे शख्स को देखा। कार से उतरो, खाना खुद यहाँ चलकर नहीं आएगा। काशान ने कार पार्क की। रिनम की नजरें अपने ऊपर महसूस करके बोला। रेस्टोरेंट में आकर काशान ने कैबिन बुक कराया और खाना ऑर्डर किया। जब तुम्हारा प्रोग्राम मेरे साथ जाने का था तो तुम अपनी दोस्त के साथ क्यों गई? अब वो दोबारा संजीदगी से रिनम को देखकर पूछने लगा। तो आप इसलिए मुझे वहां से लेकर आ गए क्योंकि मैं आपके साथ नहीं गई? रिनम ने हैरत से उससे दरियाफ्त किया। गुड, तुम तो काफी होशियार होती जा रही हो। सिगरेट सुलगाते हुए काशान ने उसको दांत तलब नजरों से देखा तो रिनम को हैरत हुई। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? रिनम ने अभी भी हैरानगी से उसको देखकर पूछा। कैसा कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ? वो अब गहरी नजरों से उसको देखकर पूछ रहा था। रिनम उसकी आंखों की तपिश से अपनी नजरें झुका गई। सब ठीक नहीं है, रिनम ने कतराकर मेज की सतह को घूरते हुए कहा। ये इल्जाम है मुझ पर। मैं तुमसे पूरे 5 कदम के फासले पर बैठा हूँ। इतनी दूर से मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सिगरेट का धुआं उड़ाता हुआ वो मुसलसल गहरी नजरों से देखकर रिनम को नर्वस करने पर तुला था। इतने में वेटर खाना लेकर आया। काशान को कुछ खास भूख नहीं थी, मगर रिनम का साथ देने के लिए खाना खाने लगा ताकि अब वो भी रिलैक्स होकर खाना खा ले। अभी खाने का दौरान हुआ था। रिनम की आंख में कुछ चुभन का एहसास हुआ। रिनम
आँख को जोर से मसलने पर उसे जलन होने लगी। टेबल पर ब्लैक पेपर खुला हुआ रखा था। शायद फैन की हवा से वो उसकी आँख में चला गया। इधर दिखाओ, क्या हुआ? रिनम को आँख पूरी तरह मसलते देख काशान खाना छोड़कर उसके पास आया और उसे खड़ा कर कर चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आँख को उंगली के पोर से ऊंची करके देखने लगा। चला गया है शायद, जल रहा है बहुत। रिनम के बोलने पर काशान टिश्यू पेपर से उसकी आँख की साइड साफ करने लगा जो कि रेड हो चुकी थी। क्या अभी भी जल रहा है? वो आहिस्ता आहिस्ता से आँख में फूंक मारकर रिनम से पूछने लगा। नहीं, अब ठीक है, आप पीछे हटे प्लीज। रिनम के घबरा कर बोलने पर काशान को एहसास हुआ कि वो उसके बेहद करीब खड़ा था। केबिन में इतनी स्पेस मौजूद नहीं थी कि रिनम खुद पीछे होती। जब इसकी बात पर काशान ने नोटिस नहीं लिया तो रिनम ने काशान के सीने पर अपने दोनों बाजू रखकर इसे पीछे करना चाहा। काशान ने टस से मस हुए बगैर उसकी दोनों नाजुक हाथ अपने सख्त हाथों में थाम कर नीचे किए और इसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर ऊंचा किया। काशान प्लीज। रिनम की हार्ट बीट जो उसके करीब होने से पहले ही बढ़ी हुई थी, मजीद उसकी जरूरत पर रिनम को लगा कि इसका दिल अभी के अभी बंद हो जाएगा। एक दफा फिर मेरा नाम लो। रिनम का चेहरा अपने चेहरे से और भी करीब करके वो उसके मुंह से अपना नाम सुनने की ख्वाहिश कर रहा था। काशान, मुझे डर लग रहा है आपसे। उसकी कुर्बत को देखकर रिनम की हालत गैर होने लगी। मुझे भी। वो उसके होठों पर झुकने वाला था। रिनम ने चेहरे का रुख दूसरी सिमत किया। रिनम के कान के झुमके ने काशान के चेहरे को छुआ और काशान ने अपने होठों ने इस झुमके को। सहर आमेज लम्हे को मोबाइल की बेल ने तोड़ा तो काशान सहर से आज़ाद हुआ। पीछे हटकर पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और कॉल रिसीव की। जी आंटी, वहीं के लिए निकला हूँ, बस आधे घंटे में रिनम को लेकर घर आता हूँ। युसरा से बात करके कॉल रखी। रिनम अभी भी वैसे ही सुन खड़ी थी। एक बार दोबारा काशान उसके पास आया। उसका दुपट्टा ठीक करते हुए उसे देखकर बोला, चलो घर चलते हैं, आंटी वेट कर रही हैं हमारा। रिनम पर भरपूर नजर डालकर वो केबिन से बाहर निकल गया और रिनम अपने आप को नॉर्मल करती हुई इसके पीछे आई। कार में मुकम्मल खामोशी थी। रिनम अपने दोनों हाथों को गोद में रखे नजर झुकाए बैठी थी। काशान ड्राइव करते हुए एक नजर उस पर डाल लेता। खामोशी जब तोल पकड़ने लगी तब काशान ने लंबा सांस खींचकर रिनम का नाजुक हाथ अपने हाथ में लिया। अब वो एक हाथ से स्टीयरिंग थामे ड्राइव कर रहा था। इसे बेशक तुम मेरी खुदगर्जी समझ लो या फिर मनमानी, तो मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं जानी और तुमसे पूछे बगैर तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला कर लिया। रिनम, सोबी ने तुमसे हमारे बचपन के बारे में तो जिक्र किया होगा। हमारा दोनों का पूरा बचपन ही महरूमियों में गुजरा है, जिसका असर सोबी ने तो शायद इतना नहीं लिया हो, या फिर यूं कह लो कि वो शुरू से ही ठंडे मिजाज का बहुत आसान सा इंसान है। मगर जिस माहौल में हम दोनों पले बड़े, उसका असर लेते हुए मेरे अंदर सख्ती सी आ गई है, या शायद मैं शुरू से ही थोड़ा पेचीदा बंदा हूँ। गुस्सा जल्द आ जाता है मुझे। बचपन की महरूमियों और जेल के माहौल ने मेरे अंदर तल्खी पैदा कर दी है। मगर मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके मैं इन तल्ख यादों और बातों को भूल सकता हूँ। क्या तुम मेरी इन तल्खियों को दूर करने में मेरी मदद करोगी? प्रॉमिस करता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके खुश रखने की कोशिश करूँगा। मेरी ज़िंदगी में जो भी खला रह गया है उस खला को सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी पूर्ण कर सकती है। क्या मैं तुमसे उम्मीद रखूँ कि तुम मेरा साथ दोगी? काशान नर्म लहजे में उसका हाथ थामे उससे पूछ रहा था। इस वक्त वो रिनम को एक अलग ही इंसान लगा। मालूम नहीं कुछ, मगर रिनम का दिल नहीं चाहा वो उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाए। उसने अपने सख्त हाथों से बहुत नरमी से रिनम का हाथ थामा हुआ था। रिनम उसको देखकर मुस्कुरा दी। ये मुस्कुराहट यकीनन उसकी आमाद की थी, इसलिए काशान भी मुस्कुरा दिया। मेडिसिन रख ली आपने? कब तक वापसी करेंगी? दोपहर के खाने के दौरान सुबान युसरा से पूछने लगा। फरहा बहुत दिनों से युसरा को बुला रही थी तो युसरा ने हैदराबाद जाने का प्रोग्राम बना लिया। सब कुछ रख लिया है मैंने, बस तुम अपने बाबा का ख्याल रख। वापसी इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में कर लूँगी। युसरा ने सुबान को देखते हुए कहा, कैसे जाएंगी आंटी, मैं आपको छोड़ आता हूँ। काशान ने युसरा को देखकर कहा तो युसरा मुस्कुरा दी। नहीं बेटा, मैं ड्राइवर के साथ आसानी से चली जाऊँगी। सुभान को भी मैंने मना किया है, इतनी टफ ड्यूटी के बाद वो कहाँ ड्राइविंग करेगा। तुम भी छुट्टी के दिन है, घर में एंजॉय करो। और ये प्लेट क्यों खाली है, सही से खाना लो। अरे बहरोज, आप ये कोरमा तो टेस्ट करें, आज आपकी साहबजादी ने अपने हाथों से बनाया है।
इसरा ने काशान को जवाब देकर बहरूज को मुखातिब किया। बेसाख्ता काशान की निगाह रेनम की तरफ उठी। रेनम ने जल्दी से अपनी निगाह प्लेट की तरफ झुका ली और खाना खाने लगी। ये मंजर सुभान की आंखों से छुपा नहीं रह सका। अरे वाह, मेरी बेटी ने खाना बनाया है, लाओ मुझे दो। बहरूज ने खुश होते हुए युसरा से डिश ली। बहरूज के बाद काशान ने अपनी प्लेट में कोरमा निकाला। काशी, मुझे भी दो। फर्स्ट टाइम मेरी बहन ने कोई चीज़ बनाई है, पता तो चले कैसा बना है। सुभान ने काशान को मुखातिब करते हुए कहा। उसने खाना खाना सब ने अच्छे माहौल में खाया। उतने में सुभान के मोबाइल पर सीरत की कॉल आई। वो एक्सक्यूज़ करता हुआ वहाँ से उठकर बाहर निकल गया। हाँ सीरत, कैसी हो तुम? आज शाम मैं तुम्हारी तरफ चक्कर लगाता हूँ, सुभान ने कॉल रिसीव करते हुए सीरत से कहा। सूबी, शाम में नहीं, प्लीज़ तुम अभी आ जाओ। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें अस्पताल लेकर आई हूँ। सीरत आवाज़ से सुभान को बहुत परेशान लग रही थी। ठीक है, परेशान मत हो, मैं पहुँच रहा हूँ। सुभान कॉल कट कर अंदर आया और इमरजेंसी का कहकर कार की कीज उठाता हुआ बाहर निकल गया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? सुभान सीरत के बताए हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचा तो सीरत उसे बाहर कॉरिडोर में ही मिल गई। दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं, बाकी डॉक्टर डायलिसिस के लिए बोल रहे हैं। सोबी, अब्बा ठीक तो हो जाएंगे ना? सीरत उसे बहुत मायूस और परेशान लगी। वो सुभान को देखकर उम्मीद से पूछने लगी। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो अंकल के पास रूम में चलते हैं। सुभान उसे तसल्ली देता हुआ उसके साथ रूम में पहुंचा। ये जनरल वार्ड था, जहां पर चंद मरीजों के दरमियान एक बेड पर नासिर लेटा हुआ था। सूबी, तुम आ गए बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सुभान को देखकर नासिर के चेहरे पर रौनक आई। आप परेशान मत हो अंकल, इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे आप। सुभान ने नासिर को तसल्ली देते हुए कहा। सेहतियाब नहीं भी हुआ तो क्या हुआ बेटा, जिंदगी किससे वफा करती है। परेशान तो मैं अपनी इस झल्ली की वजह से हूँ। मेरे बाद इस पगली का कोई नहीं रहेगा, अकेली रह जाएगी ये। नासिर ने सीरत को देखते हुए कहा, जो बेड के पास आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। आप ऐसी नाउमीदी की बातें क्यों कर रहे हैं? डायलिसिस तो अब आम सी बात हो गई है और आप सीरत की बिल्कुल फिक्र नहीं करें। सुभान एक नज़र सामने खड़ी सीरत को देखते हुए नासिर से कहा। बेटी के बाप हूँ, फिक्र तो होगी। सूबी बेटा, तुम मेरी सीरत से निकाह कर लो। नासिर की बात पर वो दोनों एकदम चौंके। अम्मा, कैसी बात कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो तुम? सीरत तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी और अब सूबी से कोई उल्टी सीधी बात मत करना। नासिर का यूं एकदम सुभान के सामने निकाह का बोलना सीरत को सुभान से मोहब्बत के बावजूद अपना आप बेमोल लगा। वो तड़प ही उठी। तू चुप कर, मैं तो इससे बात नहीं कर रहा, सूबी से बात कर रहा हूँ। बोलो बेटा, आज ही मेरी बेटी से निकाह करोगे? मेरी आंखों के सामने इसे एक बाप की आखिरी ख्वाहिश समझो। नासिर के लहजे में एक बेबस बाप की फरियाद थी। सुभान नासिर की बात से कश्मकश में पड़ गया। वो सीरत से ही शादी करने का इरादा रखता था, मगर यूं इस तरह युसरा और बहरूज के बगैर वो कैसे इतना बड़ा कदम उठा लेता? वो उसके माँ बाप की जगह ही तो थे। इन्हें इतना शौक लगता अगर इतने कम टाइम में वो बहरूज को क्या कहकर बुलाता। युसरा तो शायद अब हैदराबाद के लिए निकल गई होगी। सोच क्या रहे हो बेटा? मेरी बेटी रूखी सूखी खाकर तुम्हारे साथ गुजारा कर लेगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। सुभान को खामोश देखकर नासिर दोबारा बोला तो सुभान सोचों से आज़ाद हुआ। ये क्या कर रहे हैं अंकल आप? मैं तैयार हूँ सीरत से निकाह करने के लिए, आप प्लीज़ ऐसा नहीं करें। और नासिर के दोनों हाथ थाम कर बोला। सीरत रोती हुई वार्ड से बाहर निकल गई। सुभान भी उठकर उसके पीछे आया। वो कॉरिडोर में खड़ी आंसू बहा रही थी। सोबी, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ, अब्बा को पता नहीं क्या हो गया है, मैं इन्हें देख लूंगी। सीरत ने आंसू साफ करते हुए सुभान से कहा। क्यों, क्या कोई और पसंद है तुम्हें? सुभान ने दोनों हाथ बांध कर नरम लहजे में उससे दरियाफ्त किया, जिस पर सीरत तप गई। वह इतना अनजान भी नहीं था जो इसकी पसंद से वाकिफ ना हो। मेरी छोड़ो, अपनी कहो। अब्बा के मजबूर करने पर इतना बड़ा कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से जाओ, मैं अब्बू को समझा दूंगी। सीरत ने सुभान को देखकर कहा। तो सीरत बीबी, मैं तुमसे निकाह तुम्हारे अब्बा के मजबूर करने पर कर रहा हूँ। बचपन से लेकर आज तक तुमने इतना ही जाना है मुझे? सुभान ने संजीदगी से उसको देखते हुए पूछा। जहाँ पसंदीदगी हो वहाँ सोचने के लिए वो वक्त नहीं लगाया जाता, फट से फैसला कर लिया जाता है। सीरत ने थोड़ी देर पहले उसे नासिर के सामने चुप रहने पर तंज करते हुए कहा। सीरत, खुदा को मानो यार, मेरी फैमिली है, इतना बड़ा फैसला, वो लोग यहाँ मौजूद नहीं है इस वक्त। मगर मैं अभी उन्हें कुछ बताने की पोजीशन में भी नहीं हूँ। यूँ अचानक
और तुम नहीं समझोगी ये बात, बेकार है तुम्हें बोलना। जाओ अंकल के पास बैठो, मैंने कहा ख्वाह का अरेंज करना है, जा रहा हूँ। सीरत से कहता वो मोबाइल कान पर लगाता हुआ वहां से निकल गया। काशान को उसने 20 मिनट के अंदर बगैर किसी को बताए अस्पताल का नाम बताया और वहां आने के लिए कहा। उसने 3 से 4 दोस्तों को भी बुलाया। अस्पताल के करीब मस्जिद में निकाह पढ़ाया गया। ये सुभान और सीरत एक मजबूत रिश्ते के बंधन में बंध गए, चंद घंटे पहले जिसका दोनों के वहमो गुमान में भी नहीं था। अब आगे क्या सोचा है तुमने? निकाह की रस्म अदा करने के बाद सुभान सब दोस्तों से फारिग हुआ तो काशान ने उससे पूछा, जो कुछ हुआ इस तरह मेरे प्लान में तो नहीं था। मैं घर में बाकी सबके लिए किसी शौक से कम नहीं होगी ये बात, मगर पहले मामा पापा को एतबार में लूंगा। उनकी नाराजगी दूर करके तभी सीरत को वहां लेकर जाऊंगा। सुभान ने काशान को देखते हुए बताया, हाँ यही मुनासिब है, मगर तुम अभी सीरत को लेकर शेराटन होटल जा रहे हो। वहाँ मैंने अपने नाम से तुम दोनों के लिए रूम बुक करवाया है। इसे मेरी तरफ से निकाह का तोहफा समझो। काशान ने अपना कारनामा बताया, जिस पर सुभान ने उसको घूर कर देखा। यकीनन इसी वजह से वो आज निकाह के वक्त लेट पहुंचा था। दिमाग सही है तुम्हारा, सिर्फ निकाह हुआ है और वो डिस्टर्ब है अपने अब्बा को लेकर। सुभान ने आंखें दिखाकर संजीदगी से कहा, जभी तो कह रहा हूँ डिस्टर्ब है, उसे रिलैक्स करो। आगे का क्या प्लान है ये बस शेयर करो, खुद भी थोड़े पुरसुकून माहौल में रहो। काशान ने मस्जिद से निकलते हुए सुभान से कहा, और घर में क्या कहोगे? सुभान कहाँ है? सुभान उसकी बात पर रजामंदी जाहिर करते हुए बोला, इससे पहले क्या तुम्हारी नाइट ड्यूटी नहीं लगी? काशान की बात पर सुभान को मुस्कुराहट आ गई। 2 घंटे बाद नासिर का डायलिसिस हुआ। उसके बाद सुभान ने नासिर को प्राइवेट रूम में शिफ्ट करवाया और एक केयर टेकर नासिर की निगहदाश्त के लिए मुकर्रर किया। जब वो अस्पताल से सीरत को लेकर निकला तो रात हो चुकी थी। क्या हो रहा है इस वक्त? रिनम इस वक्त किचन में मौजूद अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। अब अचानक काशान ने करीब आकर उसके कान में सरगोशी की। क्योंकि काशान के सामने रिनम की पुश्त थी, इसलिए काशान के बोलने पर रिनम डर गई और बुरी तरह उछल पड़ी। उफ, आपने तो डरा कर ही रख दिया मुझे। रिनम ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा और वो सहमी सहमी काशान को अपने दिल के करीब महसूस हुई। मैंने नोट किया है तुम शर्माने के साथ साथ डरती हो मुझसे बहुत। शेल्फ पर मौजूद रिनम का कॉफी का कप थाम कर वो सामने चेयर पर बैठता हुआ बोला और कॉफी का सिप लिया। मुझे तो कोई बात नहीं है, मैं क्यों डरूंगी आपसे? रिनम ने अपना डर पीछे छुपाते हुए बोला, मगर सच तो यही था कि वो वाकई उसकी रोबदार शख्सियत के आगे सहम सी जाती थी। सीरत उठो, सुबह हो गई है। सुभान के तीसरी बार पुकारने पर जब वो नहीं उठी तो सुभान ने उसके होंठों पर झुककर अपने होंठ रखे, जिससे 1 सेकंड लगा सीरत को अपनी आंखें खोलने में, बल्कि अपनी आंखें खोलते ही उसने सुभान को पीछे धकेला। क्या फजूल हरकत है सोबी। सीरत की आंखों से नींद रुखसत हो चुकी थी। वो सुभान को घूरते हुए पूछ रही थी, अच्छा मुझे ऐसा लगा कि तुम इसी हरकत के इंतजार में उठने का नाम नहीं ले रही थी। सोचा आज अपने दिन का आगाज में थोड़ा रोमांटिक तरीके से ही करूं। सुभान शरारत से बोलता हुआ उसके करीब आया। परे हटो, शक्ल से कितने सीधे और भोले लगते हो और हरकतें देखो अपनी। ऐसा रूप उसने सुभान का पहली दफा ही तो देखा था, तो उसके लिए बिल्कुल नया था। उसको एक बार फिर पीछे करती हुई वो वॉशरूम में चली गई। वापस आई तो सुभान मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। उस पर एक नज़र डालकर सीरत आईने के सामने अपने बाल संवारने लगी। सुभान चलता हुआ उसके पास आया और उसके दोनों शानों से थाम कर बोला, चलो जल्दी से तैयारी पकड़ो, बहुत सारे काम हैं। पहले तुम्हारे फ्लैट से ज़रूरी चीज़ें लेंगे। अपने दोस्त से मैंने फ्लैट के सिलसिले में बात की है, तुम्हें और अंकल को वहाँ शिफ्ट करूँगा और फिर घर जाऊँगा। उसके कंधे पर अपनी थोड़ी टिकाते हुए वो अपना प्रोग्राम सीरत को बताने लगा। दूसरे फ्लैट की क्या ज़रूरत है, मैं और अब्बा भी तो फ्लैट में ही रह रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है शिफ्टिंग की। सीरत को उसका आइडिया खास पसंद नहीं आया। वो आईने में सुभान को देखते हुए बोली, ज़रूरत क्यों नहीं है, तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। इस फ्लैट का माहौल ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए वहाँ रहने की ज़रूरत भी नहीं है, और रिजवान केयरटेकर अंकल के साथ ही रहेगा, इसलिए अलग रूम की ज़रूरत होगी। रोज़ाना शाम को मैं चक्कर लगा लिया करूँगा। कुछ दिनों की बात है, तब तक मामा बाबा से भी बात कर लूँगा। सुभान सीरत का रुख अपनी तरफ करते हुए बोला। सुभान के ऑर्डर करने पर नाश्ता रूम में ही आया गया था, तो इन दोनों ने ही किया और वहाँ से निकल गए।